हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज में हिस्ट्री। और हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिया है और ये हमारा मौर्य काल। तो आपको पता है कि मौर्य काल से रिलेटेड अक्सर पेपर में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो लूसेंट बुक में कई सारे क्वेश्चन दिए गए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ निकाला है जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम छोटा सा पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि अर्थशास्त्र कौटिल्य या फिर चाणक्य, यानी कि चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है जो अर्थशास्त्र है, ठीक है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीतिक आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया और इसकी शैली जो है उपदेशात्मक के साथ साथ सलाहात्मक भी है। और यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। सुसीम की हत्या की गई थी अशोक के द्वारा, जो कि अपने बड़े भाई सुसीम को इन्होंने मार दिया था। सम्राट अशोक का पूरा नाम कह सकते हैं कि दीवान प्रिय अशोक मौर्य था। और यहाँ पे हम इसका मतलब भी देख सकते हैं कि दीवान प्रिय का मतलब होता है कि देवताओं का प्रिय, ठीक है। उनका मौर्य जो साम्राज्य था उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणी से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक, जबकि पूरब में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक पहुंचा गया था। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था। तो ध्यान रखिएगा, अशोक को प्रभावित किया गया था उनकी दूसरी पत्नी कारुवाकी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कारुवाकी, ठीक है। दूसरी पत्नी, हम यहाँ पे छोटा सा पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि रानी कारुवाकी एक मछुआरिन थी जो बाद में सम्राट अशोक की पत्नी बनी और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, साथ साथ अशोक की दूसरी पत्नी बनी। यानी कि कारुवाकी दूसरी पत्नी थी। तो प्रथम पत्नी अगर हम बात करें तो कौन थी? देवी, याद रखिएगा, देवी, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मगधी। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम दीवान प्रियदर्शी भी था। तो ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में देख चुका था कि दीवान प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता था, देवताओं का प्रिय। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था। प्राचीनतम राजवंश की बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर है। मौर्य जो साम्राज्य था प्राचीनतम राजवंश के बारे में जाना जाता है। कौटिल्य या फिर चाणक्य कह सकते हैं। कौटिल्य, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो ध्यान रखिएगा, कौटिल्य या फिर चाणक्य कह सकते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ जो भी एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं आप उनको हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपनाया था। तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, ठीक है। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी। तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी, ध्यान रखिएगा, उपगुप्त। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची जो किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, बौद्ध। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। छोटा सा नोट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सांची का महान मुख्य स्तूप मूल्यतः सम्राट अशोक महान ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था, ठीक है। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए थे। तो ध्यान रखिएगा कि सांची जो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे एक स्तूप है जिसको अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, बताइए। और वो कौन थे। तो वो प्रसिद्ध शासक थे चंद्रगुप्त
मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और अंतिम समय इन्होंने कहाँ बिताया था? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किससे मिली थी? जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, वीडियो को रोकिए और जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइए। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट वन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था उसको हम लोग पढ़ के नाम से जानते थे, पढ़। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, कुणाल। ठीक है, कुणाल, जबकि बिंदुसार जो थे इनके पिता थे। ठीक है, अच्छा इनके पिता तो हो गए बिंदुसार, माता का नाम क्या था पता है किसी को? अशोक के माता का नाम शुभदांगी था, कह सकते हैं शुभदांगी। ठीक है, जिनको रानी धर्मा भी कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन क्या है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा भी गया है कई बार, ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में इसमें वर्णन किया गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था? तो पहली बार जीता गया था किसके द्वारा? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो ये जो स्थापना की गई थी अशोक के द्वारा की गई थी। ये सभी क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अशोक का शिलालेख जो हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र में नहीं है। छोटा सा मैंने यहाँ पे नोट भी बना रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अशोक के शिलालेखों की खोज जो की गई थी 1750 में पादेट्री फैंतलेहर ने की थी और शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 14। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे कौटिल्य, चाणक्य कह सकते हैं, तो ये किसके शासन के समकालीन थे? यानी कि ये चंद्रगुप्त, सॉरी यहाँ पे चंद्रगुप्त होगा, विक्रमादित्य नहीं, चंद्रगुप्त के समकालीन थे, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होता है? मौर्य। क्लियर, मौर्य, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अच्छा, मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो बताइए कि नंदवंश की संस्थापक कौन था और साथ ही साथ नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस याद है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है ना, तक्षशिला, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, अगर वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप मैनेज कर लेना। ठीक है ना। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन, हम किसे टिक करेंगे? इंडिका। ठीक है ना, इंडिका, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया वह है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में देख चुका था कि विशाखदत्त जो था, यानी कि मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे विशाखदत्त, और मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में बात की गई थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस में मिलता है? तो ये हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, इंडिका में। ठीक है, इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषा थी वो कौन सी थी? बी को टिक करेंगे, प्राकृत भाषा। ठीक है ना, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, प्राकृत। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी बताइए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी।
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप किसी भी तरह से याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है। भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था मेगास्थनीज के द्वारा। ऑप्शन सी को टिक करें, सॉरी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर। और मैं आपको बता चुका हूँ इसमें कई चीज़ें के बारे में वर्णन किया गया, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका जो साम्राज्य था कहाँ कहाँ फैला हुआ था। तो यहाँ पे श्रीलंका के बारे में जिक्र नहीं था, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट वन की बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ध्यान रखिएगा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के गृह के रूप में किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजीविकों ने। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और बराबर की गुफाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि बराबर की गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गुफा है। और अशोक ने अजीविकों को रहने के हेतु ये बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था, जिसका नाम हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये 4 नाम रखे गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अशोक ने बनवाया था अजीविकों को रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? बताइए कि पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, यह किस अभिलेख से साबित होता है? अभिलेखों की संख्या कितनी है इनकी? अभिलेखों की संख्या 7 है, जबकि शिलालेखों की संख्या 14 है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, इसी से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो स्वयं को मगध का सम्राट बताया गया भापरू स्तंभ में। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, भापरू स्तंभ। नेक्स्ट वन क्या है? अच्छा, ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले कि जो अशोक है इनका नाम किस में अशोक वर्धन मिलता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे शासक दिए गए, उनका जो उपनाम है कह सकते हैं, ये इनके साथ मैच करना है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि प्रियदर्शी, तो अशोक का ही नाम था प्रियदर्शी, यानी कि सी का फर्स्ट के साथ मैच होना चाहिए। तो सी का फर्स्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ यही मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाकी को भी देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटम कहा जाता था, सेंड्रोकोटस कहा जाता था। और सेंड्रोकोटस इनको किसने कहा था ये भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। सेंड्रोकोटस जो कहा गया था किसके द्वारा कहा गया था? तो जस्टिन ने कहा था। ठीक है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, ये ध्यान रखेंगे। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, बी का 3 के साथ, तो बी का 3 के साथ भी मिल रहा है, ए का 2 के साथ मिल रहा था। और चाणक्य को तो आपको पता ही है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सभी नामों से जाना जाता था, तो डी का 4 के साथ। तो कुल मिलाकर ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पे स्थित है बताइए? उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख मिलता है कालसी में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑलरेडी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ऊपर में देख चुका था, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, ऑप्शन ए सही होगा। शिलालेख के अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो देखिए इनकी जो खोज की गई थी वो 1750 में पादेट्री फैंथलेयर ने की थी, जबकि इसको पढ़ने का श्रेय 1837 में जेम्स प्रिंसिप को जाता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध हुआ कब था? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, और इसके बारे में वर्णन शिलालेख 13वें शिलालेख में दिया गया, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज जो था ये किसके दरबार में आया था?
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इसी की पुस्तक हम लोगों ने देखा था इंडिका, जिसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का कह सकते हैं कि एक सेनापति था, और इनको यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था, तो 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, 345 ईसा पूर्व यहाँ पे जो देख रहे हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म है, ध्यान रखेंगे। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे थे, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। जनता के संपर्क में रहने वाला जो राजा थे वो है अशोक, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। कलिंग युद्ध में विजय के उपरांत 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के पश्चात अशोक ने भारी रक्तपात देख करके युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ठीक है, सदा के लिए वो युद्ध को त्याग दिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्रकृत और ब्राह्मी, भाषा प्रकृत और लिपि ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया। तो वृषल, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम बात करें तो ऊपर में हम देखते आ रहे हैं विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, इसी में। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है क्या, कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, बिल्कुल सही है। और कारण आर की बात करें तो कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय और समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। अब बताइए कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, किसे टिक करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर एक का सही व्याख्या भी करता है। यानी कि कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा भी गया था, और इस कारण से इसलिए जोड़ा गया था, हम कह सकते हैं कि कलिंग जो था वो दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं वह है। संगम राज्य के बारे में बताते हैं वह है। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको पता है कि 13वां जो शिलालेख है उसमें क्या कहा गया। 13वें शिलालेख में जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया, और साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन उसी में किया गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पड़ोसी राज्यों का वर्णन यानी संगम राज्य के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है दूसरा और 13वां शिलालेख से मिलता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्या, मॉस्की। ठीक है, मॉस्की, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अच्छा, कभी कभी पूछा था कि मॉस्की जो है वो शिलालेख किस स्टेट में पड़ता है, तो कमेंट करके आप क्या बता सकते हैं, मॉस्की शिलालेख किस स्टेट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी, ए को टिक करेंगे, अशोक ने की थी। नेक्स्ट वन की सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है, तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। उत्तरापंथ की जो राजधानी है, प्रांत कह सकते हैं, उत्तरापंथ प्रांत की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। और इसी तरह से हम आगे की तरफ देखें तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापंथ की सुवर्णागिरी, अवंती राष्ट्र जो था उज्जैनी, और प्राची यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र। तो ये सही, बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए कह सकते हैं कि आर्य शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसके शासन काल में डायमेकस या फिर डीमेकस कह सकते हैं कि भारत आया था। डायमेकस जो था वो किसके समय में भारत आया था, तो ऑप्शन बी बिंदुसार के समय में। ठीक है, बिंदुसार के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। तो ये बात कही गई थी किसके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही होगा, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था, जो सड़क निर्माण अधिकारी होते थे उन्हीं को कहा जाता था एग्रोनोमाई, ऑप्शन बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो हम यहाँ पे किसे ठीक करेंगे? ऑप्शन ए, मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड पुरुष के नाम से जानते थे, गुड पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? और वो कौन थे? 30 से। ठीक है, 30 से ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 30। अगला क्वेश्चन ये कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म का अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि परिशिष्ट वर्मन को स्थलवीरा वली चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। हेमचंद्र द्वारा 12वीं शताब्दी का संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें सबसे प्राचीन जैन शिक्षकों के इतिहास का वर्णन इसमें दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, परिशिष्ट पर्वन की अगर लेखक की बात करें यानी कि रचयिता की बात करें तो हेमचंद्र होंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हम कह सकते हैं कि शिलालेखों को पढ़ करके हम उनके बारे में जान सकते हैं। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ब्राही। ठीक है, ब्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन की अत्यंत पॉलिश किए गए एकासम अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकासम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा कि मिर्जापुर के समीप चुनार से। ठीक है, मिर्जापुर के समीप चुनार से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति थी? तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह युक्ति मेगास्थनीज की थी। और इसके बारे में यानी कि ये जो बात कही गई थी, इन्होंने इंडिका जो अपनी पुस्तक थी उसमें ये सभी चीज़ें कही गई थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? किस मौर्य सम्राट ने? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बिंदुसार। बिंदुसार अशोक के पिता थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कलिंग के बारे में वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ पे मिलता है? 13वां बृहद शिलालेख, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। यानी कि अपने पिता की मृत्यु के समय जो अशोक था वो किस प्रांत का गवर्नर था? तो वो कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, उज्जैन का गवर्नर था। नेक्स्ट वन है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि प्रथम शिलालेख, तो उसमें क्या है कि प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा के बारे में बात की गई है, लेकिन पृथक कलिंग शिलालेख की बात करें तो उसमें सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, इसके बारे में कहा गया। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का समकालिक तुरमय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन जो तुरमय था वो कहाँ का राजा था? तो वो मिस्र का राजा था, ए को टिक करेंगे, मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की विष्टि क्या है? बताइए कि विष्टि जो था उसका अर्थ क्या है? मौर्य साम्राज्य में प्रयोग किया जाता था विष्टि, तो इसका अर्थ होता था बेगारी। अब बेगारी के अगर हम अर्थ को समझें तो सीधा सा मतलब होता है कि पेशा। ठीक है, पेशा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य में सीता से क्या तात्पर्य था? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो ध्यान रखेंगे कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसको कहा जाता था सीता। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो स्तंभ जो है वो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश के अभिलेखों से। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्रचार हेतु किसे भेजा था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन कि अशोक ने मनसेहरा यानी पाकिस्तान और शाहयाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि खरोष्टी, ठीक है ना, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट वन बनता है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए। ग्रीक और अरमाइक जो अभिलेख है वो प्राप्त हुए कहाँ से, तो सेरेकुना कंधार कह सकते हैं, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगर आपने हिस्ट्री के बाकी के टॉपिक्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा पॉलिटी भी चल रहा है और उसी के साथ साथ हमारा ज्योग्राफी भी चल रहा है, तो आप ज्योग्राफी को भी देख सकते हैं। कई टॉपिक ज्योग्राफी के भी क्लियर हो चुके हैं, पॉलिटी के भी क्लियर हो चुके हैं, तो सभी को ज़रूर देखें। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, 15, ठीक है ना, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अच्छा लगा होगा, और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए रोजाना इसी तरह की एक न्यू टॉपिक्स। और साथ ही साथ इवनिंग में आपको 8 PM में प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है लूसेंट बुक से ही, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्यूज का आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। तो क्यूज क्वेश्चन ये है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था, या फिर वर्णन किस शिलालेख में, यह वर्णन जो हो किस शिलालेख में, तो जल्दी से कमेंट करके राइट आंसर बता दीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।